नमस्कार, मैं बाबुल विवेक। सोशल ऑडिट में आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत जरूरी है। हाल के दिनों में ये सबसे ज्यादा चर्चा में है। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जो पूरा का पूरा शहर पाताल में समाने को तैयार हो। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जो पूरा का पूरा शहर दरक रहा हो। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जो पूरा का पूरा शहर ताश के पत्तों की तरह ढहने को तैयार हो। कल्पना कीजिए उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत से एक एक पाई पाई जोड़कर अपने सपनों के आशियाने का निर्माण किया था। कल्पना कीजिए उन लोगों की जो पलायन करके काफी दूर से कहीं से आए थे, जिन्होंने काफी परिश्रम करके अपना मकान, अपना व्यवसाय स्थापित किया और आज एकाएक उन्हें सब कुछ छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जो पूरा का पूरा शहर पलायन को मजबूर हो, पूरा का पूरा शहर ताश के पत्तों की मानी ढह जाने को तैयार हो। ऐसे ही एक शहर पर आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही समझा आपने। आज से कुछ दिन पहले तक जोशीमठ भी भारत के एक आम शहर की तरह ही था, लेकिन कुछ दिनों में यह शहर पूरी दुनिया में चर्चा में है। इसका कारण यह है कि यह पूरा का पूरा शहर दरक रहा है और लोग पलायन को मजबूर हैं। और यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह आपदा मानव निर्मित आपदा है। मनुष्यों ने इस आपदा को स्वयं निमंत्रण दिया है। वो एक कहावत है, आप बैल मुझे मार। तो शायद उसी कहावत को उत्तराखंड की सरकार ने, भारत की सरकार ने और सिस्टम ने वहां पर उसी परिस्थिति को, उसी मुहावरे को चरितार्थ किया है। मैं आपको बता दूं कि जोशीमठ उत्तराखंड का एक मुख्य शहर है। ऋषिकेश से इसकी दूरी तकरीबन 250 किलोमीटर होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं कंफर्म नहीं हूं। अगर इस दूरी में कोई शंका हो तो आप कमेंट में लिखकर इसे सुधार करवा सकते हैं। आपके कमेंट का हमेशा स्वागत रहेगा। यह आध्यात्मिक, धार्मिक और सामरिक तीनों ही दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण शहर है। आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी। उसमें एक मठ ज्योतिर्मठ हुआ करता था। ज्योतिर्मठ के नाम से एक मठ की स्थापना की गई थी, जो आज जोशी मठ है के नाम से जिसे हम जानते हैं। वो कभी ज्योतिर्मठ के नाम से उसकी स्थापना की गई थी। आज भी ज्योतिर्मठ आदिगुरु शंकराचार्य का केंद्र है और शंकराचार्य वहां पर बैठते हैं। अब आते हैं धार्मिक महत्व पर। तो सनातन धर्म में आस्था रखने वाले, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों लोग भगवान बद्रीनाथ की महिमा को जरूर जानते होंगे। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ जाते हैं। देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से हिंदू धर्मावलंबी भगवान बद्रीनाथ की पूजा करने के लिए आते हैं। भगवान बद्रीनाथ के कपाट नवंबर तक खुले रहते हैं, मई से लेकर नवंबर तक। नवंबर से अप्रैल तक, क्योंकि वहां पर ठंड बद्रीनाथ में काफी होती है, काफी वहां पर जो है बर्फबारी होती है और पारा माइनस से कई गुना नीचे गिर जाता है, तो वहां पर जीवों का रहना संभव नहीं हो पाता। तो जोशीमठ में भगवान विष्णु का एक रूप भगवान नरसिंह का मंदिर है। कहा जाता है कि जो लोग बद्रीनाथ पूजा करने जाते हैं वो नरसिंह भगवान की पूजा जरूर करते हैं, तभी उन्हें बद्रीनाथ के पूजा का फल मिलता है। साथ ही गर्मियों में भगवान बद्री विशाल की पूजा भी जोशीमठ के उसी नरसिंह मंदिर में होती है। इसके साथ
एक और भी मान्यता है, कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जोशीमठ, जो वर्तमान जोशीमठ है, जो ज्योतिर्मठ हुआ करता था, वहां के नरसिंह भगवान के मंदिर में जो प्रतिमा है भगवान नरसिंह की, उसका एक हाथ टूट जाएगा और तब बद्रीनाथ के रास्ते बंद हो जाएंगे। फिर भगवान बद्रीनाथ की पूजा दूसरी जगह होगी। अब आते हैं सामरिक महत्व पर। हम जानते हैं कि चीन से हमारे देश के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। एक ऐसा पड़ोसी देश है जो हमें हमेशा टेंशन देता रहता है। उसको लेकर सेना काफी सजग रहती है चीन की सीमा की सुरक्षा के लिए। जोशीमठ में सेना का केंद्र बनाया गया है इसीलिए, ताकि वहां से चीन का जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा नजदीक पड़ है वहां से, तो वो सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए जोशीमठ में सेना का भी केंद्र बनाया गया है। ऐतिहासिक, धार्मिक और सामरिक तीनों ही दृष्टिकोण से जोशीमठ की ये वास्तविकता है, ये यथार्थ है। अब जोशीमठ एकाएक चर्चा में कब आया? पिछले कुछ दिनों पहले एकाएक जोशीमठ में सड़क पर जो है एक दरार नजर आया। सड़कें फट गई, काफी बड़ा बड़ा दरार हो गया और कुछ भवन में भी दरार आ गया और वो भवन धीरे 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 फटने लगे और ऐसा लगा जैसे कि नीचे दब रहा है। प्रशासन ने चिन्हित किया ऐसे 90 घरों को और उन्हें खाली करने का आदेश दिया। उसके बाद ये राष्ट्रीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा में आया। अब तक 1000 घरों को चिन्हित करके खाली करने का आदेश दिया जा चुका है, जो प्रतिदिन बड़ी तेजी से जो आंकड़ा बढ़ रहा है, यानी कि 1000 घर अब तक में चिन्हित किया जा चुका है और प्रतिदिन 100-200 घर बढ़ जाते हैं, यानी कि वो दरार जो है 100-200 ज्यादा घरों में हो जाता है। हम समझ सकते हैं वहां की स्थिति क्या रही होगी। गार्जियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून में अवस्थित है, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ये शहर जो है ये 8.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष के दर से धंस रहा था जोशीमठ। अभी इसरो ने भी एक रिपोर्ट दिया है अपने उपग्रह सैटेलाइट से, जोशीमठ की जो तस्वीरें ली है और जो आंकड़ा लिया है, उस आंकड़े से उन्होंने कहा है कि लगभग पिछले 12 दिनों लगभग जो है 9 महीने में ये शहर जो है लगभग 12 सेंटीमीटर धंस चुका है। क्षमा करेंगे, 12 सेंटीमीटर धंस चुका है, जिसमें कि सर्वाधिक जो है 7 सेंटीमीटर पिछले 12 दिनों में धंसा है। यानी कि पिछले 10 दिनों में वो शहर लगभग 8 सेंटीमीटर धंस चुका है और 4 सेंटीमीटर बाकी के 9 महीने में धंसा था। तो इसरो की भी रिपोर्ट आ गई है। अब क्या कारण है, एक शहर पूरा का पूरा धंस रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, पहाड़ों पर बसा शहर है। पहाड़ों पे जो भी शहर बसे हैं या जो भी बसावट है, क्योंकि पहाड़ों की बनावट संरचना ऐसी होती है कि पहाड़ों के ऊपर जो है बहुत उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, चट्टान होता है और समतल नहीं होता, तो लोगों को रहने के लिए नहीं हो पाता। तो जो भी आबादी है वो समतल पर बसी हुई है। वो समतल अधिकतर जो भी है वो हिमखंड, जब बड़े बड़े विशाल ग्लेशियर्स जब चलते हैं तो उनके साथ बहुत सारा मलबा चलता है। वो मलबा मिट्टी हो सकता है, वो मलबा पत्थर हो सकता है, वो पेड़ के बड़े बड़े पेड़ हो सकते हैं, तो बहुत सारा मलबा उनके साथ चलता है। और कभी अगर ग्लेशियर ने अपना रास्ता बदल लिया तो वो मलबा फंसा रह जाता है कहीं पर, क्योंकि उस मलबे की मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, पहाड़ों की तुलना में काफी समतल होता है, तो मानव की आबादी वैसे जगह पर ही बसती है। जोशीमठ भी ग्लेशियर का एक मलबा, जिसे मोरेन कहा जाता है, उसी मोरेन पर बसा हुआ एक शहर है। 1976 में जब जोशीमठ
उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और उत्तराखंड नहीं बना था, उस वक्त भी ऐसा लगता है कि कुछ हादसा हुआ होगा, कोई बड़ी घटना हुई होगी, क्योंकि उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी, मिश्रा कमेटी। उस मिश्रा कमेटी ने 1976 में अपनी रिपोर्ट दी थी। मिश्रा कमेटी ने स्पष्टता पूर्वक कहा था कि जोशीमठ भूकंप प्रोन जोन है, स्खलन प्रभावित जोन है, मोरेन पर बसा हुआ शहर है और जो शहर धीरे धीरे दरक रहा है। तो इस शहर को अगर बचाना है तो यहां पर एक पेड़ को नहीं काटा जाना चाहिए, यहां के एक पत्थर को नहीं हिलाया जाना चाहिए, यहां पर बहुमंजिले निर्माण नहीं होने चाहिए, यहां पर बड़े निर्माण पर प्रतिबंध होना चाहिए। साथ ही जो दरार है उन दरारों पर बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए ताकि शहर को दरकने से, ढहने से बचाया जा सके। लेकिन क्या 1976 में जो मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट दी थी उस पर आज तक पालन हुआ होगा? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हुआ होता तो आज जोशीमठ का यह हाल नहीं होता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरे देश में हम अलग अलग शहरों में रहते हैं, पूरे देश में कमोबेश स्थिति यही है कि जो लोग अपना आवासीय घर भी बनाते हैं तो ज्यादातर जगहों पर तो लोग नक्शा पास नहीं करवाते। अगर किसी ने नक्शा पास करवा लिया तो नक्शे के हिसाब से मकान नहीं बनाते, ना ही ऐसा करने की ज्यादातर जगहों पर कोई बाध्यता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि बी और सी टायर के सिटी में बहुत ज्यादा मकान के नक्शे को लेकर कोई जागरूकता है, कोई अवेयरनेस है या प्रशासन की ओर से कोई सख्ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग नक्शा पास करवाएं नहीं करवाएं, नक्शा कुछ पास करवाएं, मकान कुछ बनाएं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो हम इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं कि जोशीमठ अलग रहा होगा? साथ ही जब मिश्रा कमेटी ने 1976 में यह कह दिया था यहां किसी प्रकार के बड़े निर्माण नहीं होने चाहिए, तो जो रेसिडेंशियल है यानी कि आवासीय मकान और व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान है या जो बहुमंजिले भवन बन रहे हैं उनकी बात को तो छोड़ ही दें, जो बड़े निर्माण है, बड़े बड़े टनल्स बनाए जा रहे हैं उस क्षेत्र में, सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, 4 लेन सड़कें बनाई जा रही हैं। एनटीपीसी ने वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट योजना एक लगाई है, एक परियोजना उनकी हाइड्रो पावर की चल रही है और जोशीमठ के लोगों का कहना है कि एनटीपीसी ही इस पूरी तबाही के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पिछले 12 वर्षों से वो एनटीपीसी एक 12 किलोमीटर का सुरंग जो है वो खोद रही थी। 12 किलोमीटर का सुरंग उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी लाने के लिए खोदा जा रहा था अंडरग्राउंड, जो कि जोशीमठ के नीचे से गुजरता है। उस सुरंग को खोदने के लिए भारी मात्रा में विस्फोटक का उपयोग किया गया। कई टनल्स को बनाने के लिए भारी मात्रा में विस्फोटक का प्रयोग किया गया, सड़कों को बनाने में किया गया। और अभी एनटीपीसी की जो सुरंग काटने वाली मशीन थी वो मशीन कहीं फंसी हुई है अंदर, और उसे निकालने के लिए, उस मशीन तक पहुंचने के लिए जो है बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में विस्फोटक का प्रयोग किया गया। तो जोशीमठ के लोगों का कहना है उन विस्फोटकों के कारण ही जो जोशीमठ का जो मोरेन का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कहीं जल का भंडार था, और जो विस्फोट हुआ उस विस्फोट से वो कोई चट्टान खिसकी या कुछ ऐसा हुआ कि वो जल भंडार जो है वो पानी पिछले 12 साल से जोशीमठ में निकल रहा था, पानी का रिसाव हो रहा था और काफी गंदा पानी, गाद भरा हुआ पानी, आप देखेंगे बिल्कुल मटमैला गंदा पानी जो है वो अंदर से, जमीन के अंदर से निकल रहा है और पिछले 12 वर्षों से वो निकल रहा था। और अभी जो है अब क्योंकि अंदर जल का भंडार खाली हो गया तो जमीन धंसना शुरू हो गया, और ये एक बहुत बड़ा कारण उस शहर के तबाही का है। तो क्या आपको नहीं लगता कि आप कल्पना कीजिए उन लोगों की जिन लोगों ने एक एक पैसे को जोड़कर अपने सपनों का आशियाना बनाया होगा, जिन लोगों ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने सपनों का आशियाना बनाया होगा और सोचा होगा कि मकान बना लिया, एक बहुत बड़ा काम हो गया, आज उनको अपनी मकान, आज उनको अपना दुकान छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है। उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने सरकार और प्रशासन पर विश्वास रखा कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन हमारा हित देखेगी, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे नागरिकों को खतरा हो। लेकिन सरकार और प्रशासन ने क्या किया? सरकार और प्रशासन
जैसे हर जगह पे करती आ रही है कि नागरिकों के हित की अनदेखी करके स्वयं हित और अपने चाहने वालों का हित देखती है, तो वैसे ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लगाती रही वहां पर, और नियमों को जो है अनदेखी करके नियमों को तहस नहस कर दिया गया, और सिर्फ सरकारों ने जो चाहा जैसे चाहा वैसा किया, और ये नागरिकों की जो है जान माल की कीमत पर किया गया, जिसका परिणाम आज जोशीमठ के रूप में सामने आ रहा है। जोशीमठ तो एक उदाहरण है, क्योंकि ये आज की बात है। जोशीमठ से पहले भी ऐसे सरकारी और सिस्टम की कमियों के कारण ऐसे कई शहर तबाह हुए, ऐसे कई लोगों की जिंदगियां तबाह हुई, और आगे भी होंगी, क्योंकि हम और आप जब तक अपने विषय को नहीं समझेंगे, जब तक अपने मुद्दे को नहीं समझेंगे, जब तक लोकतंत्र में लोक पहले है तंत्र बाद में है, लेकिन हो उल्टा गया है कि तंत्र लोक कहीं नहीं रहा, लोक के खून को चूसकर जो है तंत्र फल फूल रहा है। जोशीमठ उसी का एक उदाहरण है। आज लाखों लोग विस्थापित होंगे, आज लाखों लोगों का घर परिवार व्यापार सब कुछ तबाह हो गया। उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती ये थी कि उन्होंने इस देश के सिस्टम पर भरोसा किया। उनकी गलती ये थी कि उन्होंने सरकारों पर भरोसा किया। उनकी गलती ये थी कि उन्हें ऐसा लगा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जहां की सरकारें, जहां का सिस्टम हमारा ध्यान रखेंगी, और हुआ इसके उलट। सिस्टम के में जो दीमक लग चुका है, उसने सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया, और ये सिस्टम अब लोक के लिए नहीं रहा। तंत्र जो है वो अपनी बेहतरी के लिए काम करता है, लोक तो कहीं उपेक्षित जोशीमठ में पड़ा हुआ है और उजड़ने के लिए ताश के पत्तों की मानी तैयार है। तो ऐसी घटनाएं हमें यह सिखाती हैं, हमें यह सीख देती हैं कि हमें अपने विषय को जानना चाहिए, हमें अपने विषय के आधारित जो है समर्थन और विरोध करना चाहिए। हमें तंत्र को उनके काम को करने के लिए दबाव बनाना चाहिए, साथ ही हमें भी नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि भविष्य में जो काम है वो नियमानुकूल हो और कोई प्रतिकूल परिणाम जोशीमठ की तरह सामने नहीं आए। सोशल ऑडिट में आज के एपिसोड में इतना ही। आगे भी मिलेंगे, चर्चा करेंगे बहुत सारे विषयों पर जो हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई होंगी। ऐसे बहुत सारे विषय पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। आपके सुझाव, आपके कमेंट्स का मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर लिखें। साथ ही अगर कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। साथ ही अपने सुझाव को लिखकर हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि हम आगे और भी वीडियो आपके लिए बनाकर आपके बीच आ सकें। धन्यवाद।